नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और सबसे पहले अपने टॉपिक पर आए उससे पहले आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप बहन भाई लोगों का प्यार जो है आपस में बहुत अच्छे तरीके से बना रहे, सब एक दूसरे की परवाह करते रहो। और इसी आशा के साथ हम जो है आज के टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा 9 से लेकर के अप टू 12 तक के बच्चों के लिए, प्लस आगे कॉमर्शियल फील्ड में बीकॉम बीसीए वगैरह जो भी बच्चे करते हैं उनके लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अगर जाननी है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं 1947 यानी देश की फ्रीडम के बाद में क्या क्या चीजें हमारे, क्या क्या चीजों का ऑप्शन था हमारे पास, किस तरीके से हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, आर्थिक विकास किस तरीके से करना था, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया, फिर उसके बाद आगे चल के उसका परिणाम क्या निकला, क्या हम जितना हमने एक्सपेक्ट किया था क्या उस तीव्र गति से हम विकास कर पाए। इन्हीं सही बातों का हम डिस्कस करने के लिए आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, देश की आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड। तो बच्चा लोग, ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है आर्थिक सुधार। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो देश की अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड है। और किस तरीके का हमारा ट्रेड है, किस तरीके से भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वो किस तरीके से अपने देश का आर्थिक विकास करें। तो वो ऑप्शंस कौन कौन से थे वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के ही साथ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था रिसेंटली, तो भारत के ही साथ दूसरे भी बहुत सारे देश थे जो आजाद हुए थे उस समय किसी दूसरे शासक देशों से या जो रूरल कंट्रीज से, लाइक इंग्लैंड और दूसरी सब कंट्रीज। तो उस समय जो देश में व्यवस्था चल रही थी, दैट मींस देश में मतलब क्या, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उस समय दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। सभी कंट्रीज के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्योंकि होता क्या है कि अगर हमें कोई चीजों के बारे में पता नहीं है, हम अगर किसी चीज के लिए अगर नए हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके या किसी नए व्यक्ति को देख करके हम सीखते हैं कि हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए कि इसके हिसाब से चलना चाहिए। ठीक इसी तरह भारत के पास भी दो ऑप्शन था उस समय, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दो ऑप्शंस चल रहे थे, और वो दो ऑप्शंस थे, सबसे पहला तो बाजार तंत्र यानी इसको हम मार्केट पॉलिसी कह सकते हैं, और दूसरा था साम्यवादी अर्थतंत्र जिसको हम सोशलिस्ट पॉलिसी कह सकते हैं। बाजार तंत्र मतलब क्या था कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर को ही बाजार की यानी कंट्री की अर्थव्यवस्था की जवाबदारी पूरे तरीके से दे दी जाए, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कोई बहुत ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी क्षेत्र में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यानी देश के विकास की संपूर्ण जवाबदारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई देश बाजार तंत्र के द्वारा या मार्केट पॉलिसी के द्वारा अगर वो अपना विकास करना चाहता है तो क्या होगा, दैट मींस पूरे देश में जितनी भी कंपनियां होंगी, जितने भी सेक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे सेक्टर की इकोनॉमिक कंडीशन, उनका प्रॉफिट, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, उन्हीं कंपनियों के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर और उन्हीं कंपनियों के वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर। दैट मींस अगर वो बहुत एफिशिएंसी के साथ अगर काम करती हैं तो देश की डेवलपमेंट की जो स्पीड है, देश के आर्थिक विकास की जो स्पीड है, गति है, वो बहुत तेजी से होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि प्राइवेट सेक्टर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहला वो प्रॉफिट देखता है कि अगर इस एरिया में या इस ट्रेंड में या इस पर्टिकुलर फील्ड में, इंडस्ट्री में अगर मुझे टॉपिक कहीं ना कहीं अगर मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है तो उसी क्षेत्र में वो पूंजी निवेश करता है। और जहां पर देश की कंडीशन ऐसी हो कि पब्लिक के पास अच्छा खासा पैसा हो, कहां पर सूटेबल है ये मार्केट प्लेस, मार्केट पॉलिसी, जहां पर पब्लिक के पास अच्छा खासा पैसा हो, है ना, क्योंकि तभी जब पैसा होगा उनके पास तभी वो अलग अलग सेक्टर्स में अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे जैसा क्षेत्र हो गया, फिर तुम्हारा लोहा इस्पात वाला क्षेत्र हो गया, फिर दूसरे भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र हो गए, ये पर्टिकुलर एरिया से बहुत ही हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर कंपनीज को ही इन्वेस्टमेंट करना है दैट मींस उनके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर इन क्षेत्र में प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, तो इन क्षेत्रों का अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। और ये क्षेत्र क्या है, किसी भी देश के विकास की भूमिका तय करते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर हैवी इंडस्ट्रीज का डिमांड अगर ज्यादा है, हैवी इंडस्ट्रीज की मात्रा अगर ज्यादा है, और अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद सूचना संचार दैट मींस कम्युनिकेशन,
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं इंडस्ट्रीज की, वो अगर अच्छे तरीके से पूरी होती है तो दैट मींस इंडस्ट्री को काम करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और इंडस्ट्री को काम करने का अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के कारण वो अच्छी गति से या तीव्र गति से या अच्छी पोजीशन में ग्रो कर सकती है। तो मार्केट पॉलिसी आप लोगों ने समझा कि यहां पर देश के अर्थतंत्र के विकास की संपूर्ण जवाबदारी प्राइवेट सेक्टर पे हो जाती है। गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट उसमें सिंपली क्या करती है, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करती है कि कोई इलीगल काम ना हो, ग्राहकों का शोषण ना हो इलीगल तरीके से, या कोई इलीगल प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो रहा हो या मार्केटिंग ना हो रही हो। दैट मींस गवर्नमेंट इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं करेगी। उसका मुख्य एक काम क्या होगा कि वो प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर बस कंट्रोल रखे, देखे उन सब चीजों को कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर को संपूर्ण चीजों की जवाबदारी अगर दी गई है तो सिंपल सी बात है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और जब पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो नंबर ऑफ लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे, और नंबर ऑफ लॉसेस कम होने के कारण क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, देश की आर्थिक विकास की गति क्या होगी, तीव्र होगी। और कब कहां पर हम कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज के लिए ये बाजार तंत्र वाला जो मार्केट पॉलिसी जो है वो ज्यादा सूटेबल है। जी हां, मैंने बताया कि जहां पर पब्लिक के पास अच्छा खासा पैसा है, जहां पर वो अलग-अलग सेक्टर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो जगह पर या वो कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी यानी मार्केट पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज या लाभ और हानि हम पढ़ लेते हैं। अब मार्केट पॉलिसी दैट मींस क्या कि गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं करेगी एक्सेप्ट सम थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज ऑफ द नेशन। तो और या फिर जहां पर हमें हथियार वगैरह बनाने हैं तो वो सारे सेक्टर जो है कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट जो है अपने अंडर में रखती है, बाकी उसके अलावा सारी चीजें जो है प्राइवेट सेक्टर को देती है। तो होता क्या है कि अगर मार्केट में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, मार्केट में किसी भी तरीके की चीज वस्तु के सामान की प्राइसिंग पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। और तीसरी बात अगर बोला जाए तो बाजार में अगर मोनोपोली आ गई, मार्केट में अगर मोनोपोली आ गई यानी कोई बड़ी कंपनी अगर मान लो आती है तो अपने सामने की या सेम कंपटीशन देने वाली छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उनको वो डुबा देगी। दैट मींस बाजार वाले अर्थतंत्र में मोनोपोली यानी एकाधिकार होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। और आप सब जानते हैं कि अगर बाजार में एकाधिकार अगर हो गया तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर कंपनी या वो पर्टिकुलर वेंडर या वो पर्टिकुलर व्यापारी आपसे मन चाहे दाम पर कोई भी वस्तु बेचेगा, और होगा क्या कि आपके पास दूसरे कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो सामान किसी भी तरीके से खरीदना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए आपके शहर में अभी क्या है, अभी की कंडीशन कैसी है कि नंबर ऑफ कपड़ों की दुकानें हैं, नंबर ऑफ टेक्सटाइल की मिल्स हैं, नंबर ऑफ कपड़ों की दुकानें हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों में आपस में कंपटीशन होता है, और मार्केट सेक्टर में अगर कंपटीशन है तो यहाँ पर ज्यादातर बेनिफिट जो है कस्टमर को मिलता है, क्योंकि कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां कम है और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज्यादा है, लेकिन उन कंपनियों के बीच क्या है, अच्छा खासा कंपटीशन है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मैं अपनी तरफ खींचूं। तो क्या होगा, वो अच्छी गुणवत्ता वाला माल सामान जो है कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बेचने को कोशिश करेंगे, और जो पर प्रोडक्ट उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिनिमम रखेंगे, और क्वांटिटी वाइज जैसे उनका प्रॉफिट का होगा बढ़ता जाएगा। यानी वो एक कस्टमर से जो प्रॉफिट कमाना चाहेगा उसको वो कम कर देगा 50%, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते हैं तो 10 कंज्यूमर से वो कहीं ज्यादा उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन ये कब संभव है, जब मार्केट में वेंडर्स के बीच, कंपनीज के बीच, इंडस्ट्रीज के बीच कंपटीशन होगा, तब जब कस्टमर्स के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो इस चीज का फायदा उठा पाएगा और कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का माल जो है वो ले पाएगा, और ग्राहक का शोषण नहीं होगा। बस अब एज्यूम करिए कि आपके शहर में सिर्फ और सिर्फ कपड़े की एक दुकान है, बाकी वो बड़ी इंडस्ट्री है, उसने खुद की अपनी एक कपड़े की दुकान डाली हुई है, बाकी उसके अलावा उसने सारी इंडस्ट्रियों को जो है बंद करवा दिया, या दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है कपड़े की। तो होगा क्या कि शहर के जितने लोग होंगे वो सभी कपड़े खरीदने जो है उसी दुकान पे जाएंगे, क्योंकि कपड़ा क्या है, इंसान की बेसिक नीड है, और वो उसके बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो होगा क्या कि वो मन चाहे ढंग से कम गुणवत्ता वाली चीज भी ज्यादा कीमत पर आपको बेचेगा, एंड एज पर मार्केट पॉलिसी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकती नहीं है ना। तो ये थी हमारी मार्केट पॉलिसी। दूसरा जो हमारा आता है समाजवादी अर्थतंत्र, जिसको सोशलिस्ट पॉलिसी हम कहते हैं, सोशलिस्ट वे में, इसमें मार्केट पॉलिसी का ठीक उल्टा होता है। मार्केट पॉलिसी का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इस पॉलिसी में
कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अब मैक्सिमम गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मींस जो प्राइवेट सेक्टर में पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, जिसके पहले वाले केस में हमने पढ़ा मार्केट पॉलिसी में, कि जहां पर मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वहां की जनता करती थी, वहां के सिटीजंस करते थे, और वही इंडस्ट्रीज लगाते थे, वही सारा कारोबार देखते थे, सब कुछ वही करते थे, गवर्नमेंट सिर्फ उनके ऊपर कंट्रोल करती थी। अब ठीक इसका उल्टा है। अब यहां पर मैक्सिमम सेक्टर्स में, मैक्सिमम एरियाज में गवर्नमेंट ही जो है कहीं ना कहीं कंपनी की स्थापना करेगी, और गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं क्या करेगी, उसके प्राइसेस डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे ही डिपेंड करेगा कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एफिशिएंसी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में अगर प्रॉफिट नहीं भी है, लेकिन अगर वो क्षेत्र देश के विकास के लिए जरूरी है, तो भी उन क्षेत्रों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा तो वो किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को। जी हाँ, तो यहीं पर मैंने आप लोगों को आइडिया दिया कि किस कंट्रीज में या किस तरह की कंट्री में, किस तरीके की इकोनॉमिकल कंट्री में ये सोशलिस्ट जो मेथड है या सोशलिस्ट जो सिस्टम है या साम्यवादी अर्थतंत्र है वो जरूरी होता है, जहां पर पब्लिक के पास पैसा ना हो, जहां पर पब्लिक के पास ज्यादा पैसा ना हो। लाइक इंडिया, तो इंडिया जब आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ, तो उस समय अंग्रेजों ने भारत का इतने मतलब खराब तरीके से दोहन कर लिया था, भारत को इतना लूट लिया था कि पब्लिक यहाँ की बहुत ज्यादा गरीब थी, और वो ज्यादातर क्षेत्रों में, या बोला जाए कि छोटे मोटे व्यवसाय भी अपना चालू कर ले तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना करना तो बहुत ही मुश्किल था। कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे जमशेदजी टाटा वगैरह हो गए, इन सब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था, तो इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया भी। लेकिन अगर जहां बात की जाए कि टोटल पॉपुलेशन कितना है कंट्री का, 32 करोड़ समथिंग कुछ था भारत की आजादी के समय, लेकिन उनमें से सिर्फ अगर मान लीजिए 50 लाख 60 लाख इस तरीके की पब्लिक के पास ही सिर्फ पैसा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे, है ना। दैट मींस और वो क्या कहते हैं 5% 10% लोग, 5% लोग ही हैं जो 5% लोग ही पूरी कंट्री की इकोनॉमी चलाएंगे क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इंडिया लाइक कंट्री में कहीं ना कहीं जो बेसिक जो फाइनेंशियल जो जरूरतें हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, देश के विकास के लिए जो आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हैवी इंजीनियरिंग, और इसके बाद तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम, वाटर सप्लाई, फिर इसके बाद बिजली उत्पन्न करने वाले क्षेत्र, डैम्स वगैरह, ये सारे क्षेत्रों में पूंजी निवेश करना बहुत जरूरी था, और पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं था, और जिन लोगों के पास पैसा भी था तो ये हाई रिस्क फैक्टर वाले एरियाज थे, इनमें प्रॉफिट होने वाला जो था वो बहुत ही कम था, दैट मींस प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम था। दैट इज व्हाई प्राइवेट सेक्टर इसमें पूंजी निवेश नहीं करता। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि 90% क्षेत्रों में या 90% एरियाज में गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट वस्तु की चीज वस्तुओं के रेट्स निर्धारित करती है, और गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, वो सारी चीजें वो डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। तो यहां पर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये निकल करके आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्री के डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है जितना कि प्राइवेट सेक्टर काम करता है। ठीक है ना। अब तो ये दूसरी पॉलिसी हुई, है ना। अब भारत के पास यही दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो मार्केट पॉलिसी या तो फिर साम्यवादी अर्थतंत्र वो अपनाता, है ना, या तो सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाता। लेकिन भारत ने यहां पर देखा कि दोनों ही चीजों में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो भारत ने वहां से मिलकर के एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या, कुछ क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, और जो मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर जो है कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा, या जहां पर हाई प्रॉफिट रिस्क एरियाज है वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगी, क्योंकि भले ही वहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन कंट्री का डेवलपमेंट अगर करना है तो उन क्षेत्रों का विकास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक रेलवेज तो आज भी अगर उसका बजट देखा जाए तो वो भी घाटे में चलती है, लेकिन सालों से कहीं ना कहीं उतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी अगर घाटा सहना पड़े तो प्राइवेट सेक्टर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या प्राइवेट सेक्टर इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे क्या है, भारत की लाइफलाइन कही जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो भारत ने जो एक नई इकोनॉमी का निर्माण किया वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जिसको हम मिश्र अर्थतंत्र के रूप में जानते हैं, है ना। अब ये तो डिसाइड हो गया आप लोगों का कि बाजार अर्थतंत्र क्या होता है, या साम्यवादी अर्थतंत्र क्या होता है, या मिश्र अर्थतंत्र क्या होता है, या इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो मार्केट पॉलिसी क्या है, सोशलिस्ट पॉलिसी क्या है, या मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ। अब छोटा सा एक लॉजिक को समझते हैं।
इंडिया, भारत हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1947 में आजाद होने के बाद सेम दो कंडीशंस इंडिया के पास थी, या तो मार्केट पॉलिसी लेता या तो सोशलिस्ट पॉलिसी लेता, यानी बाजार तंत्र के द्वारा आर्थिक विकास करे, या तो फिर साम्यवादी अर्थतंत्र के द्वारा आर्थिक विकास करे। लेकिन भारत ने चूज किया कि दोनों ही चीजों के एडवांटेजेस को लिया जाए, क्योंकि कंट्री ऐसी है कि जहां पब्लिक के पास भी पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, तो दोनों का मिल करके सह अस्तित्व जहां देखने को मिले, यानी जहां पर प्राइवेट सेक्टर और साम्यवादी अर्थतंत्र यानी सरकार का दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के पूरक बन के काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करें, उस तरीके की जो अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है उसे हम मिश्र अर्थतंत्र कहते हैं, है ना। और भारत ने उसी अर्थव्यवस्था को स्वीकारा और कहीं ना कहीं भारत ही ये जो मिक्स्ड अर्थतंत्र है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसका जन्मदाता कहा जाता है। अब हुआ यूं कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जहां पर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर बहुत ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है या प्रॉफिट का रिस्क बहुत ज्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न मिलेगा कि नहीं, वो सब चीजों का रिस्क ज्यादा है, तो वो सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश किया। और छोटे मोटे क्षेत्र जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, उन सभी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को बोला कि तुम उन सेक्टर्स की कंपनी डाल सकते हो। अब क्या हुआ, भारत जिसने मिश्र अर्थतंत्र अपनाया था और कहीं ना कहीं 80% क्षेत्रों में पूंजी निवेश जो है सरकार का था, 20% क्षेत्र में जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ काम दिया गया था। अब यानी देश के विकास की संपूर्ण जवाबदारी किसके ऊपर डिपेंड करने लगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की 80% विकास की जवाबदारी सरकार की एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की उसकी दर के ऊपर डिपेंड करने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि भारत ने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से देश का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, 5 साल की जो योजनाएं बनाई गई, उन पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी टारगेट डिसाइड किया गया वो टारगेट अनफॉर्चुनेटली हम गेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतना ज्यादा हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी रिटर्न उसमें से जीरो मिल रहा था। कितने ही तो सेक्टर ऐसे हैं जो प्रॉफिट ना करने के बाद भी लॉस में जा रहे थे, प्रॉफिट ना करे वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन लॉस में जा रहे थे। अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं लॉस बर्दाश्त करते करते हो गया कि भैया कुछ करना चाहिए, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ पर गलती हो रही है, छोटे मोटे आर्थिक सुधार किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, रिफॉर्मेशंस किए गए, लेकिन वो इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था। फिर हम जहां पर हम बात करते हैं मोस्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, जो 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे, जो कि मुख्य अध्यक्षता में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में 1991 में एक बड़ा आर्थिक सुधार किया गया और उन बड़े आर्थिक सुधार में सारी चीजों का एनालाइजिंग किया गया कि कहां पर क्या क्या कमियां हैं, क्यों हमारे देश का जो है संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, क्यों हम तीव्र गति से विकास नहीं कर पा रहे हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वही सारे टॉपिक्स को उन लोगों ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में जो जो कमियां थी उसमें से पॉसिबल जितनी भी कमियां थी सभी को दूर किया गया और मैक्सिमम गति से या तीव्र गति से या मैक्सिमम स्पीड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उसके प्रयास स्वरूप में 3 मुख्य सुधार किए गए। कितने सुधार? 3 सुधार। और वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहला जो सुधार था तुम्हारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, जिसको हम आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम निजीकरण कहते हैं। तीसरा था तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। एक एक टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि सारी चीजें हम आपको लिख करके बता पाए, बट ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकेगा आप लोगों को ट्राई करूंगा। और वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, तो वीडियो में जहां पर भी आपको डाउट होगा तो वीडियो को आप रिवर्स करके क्या कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं। और आई होप, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है। अच्छा, 1991 में आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो पता चला है ना, क्योंकि देश के विकास की संपूर्ण जवाबदारी जो है सरकारी तंत्र के ऊपर है या गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाया। जितने भी जगह पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न बराबर नहीं आ रहा था, लॉस में जा रही थी कंपनी और लोगों को। जहां पर सरकारी नौकरी मिली तो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी उसको काम नहीं कर रहे थे। दैट इज व्हाई 1991 में एक आर्थिक सुधार किया गया, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, मोदी जी के पहले वही थे। तो वो 3 स्टेप लिया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी चीजें याद रखना। 3 स्टेप जो लिया गया वो तुम्हारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए अब आते हैं पहले टॉपिक पर, आर्थिक उदारीकरण। अच्छा, हुआ क्या था कि भारत जब गुलाम था, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते ही हैं अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने आए
और व्यापार करते करते वो भारत में उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। अलग अलग राजाओं के बीच फूट डाली, उनको लड़वाया, फिर दोनों को जीता। इस तरीके से उन्होंने देखते ही देखते पूरे भारत में जो है कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो हुआ क्या, तो बोलते हैं ना एक कहावत है कि दूध की जली बिल्ली जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। ऐसी कंडीशन में जहां पर व्यापार करने लोग आए थे, उन लोगों ने देखते देखते देश के ऊपर कब्जा कर लिया, देश को लूटा 200-300 सालों तक। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो पॉलिसी पहले बनाई थी वो बहुत ही विदेश व्यापार के लिए या कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए बहुत ही संकुचित पॉलिसी थी। संकुचित मतलब क्या कि उनको कोई भी बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल्स थे उनके ऊपर। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर्स भी थे उन लोगों के ऊपर भी इतने ज्यादा कंट्रोल्स ला दिए गए थे, इतने ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया था उनको, इतनी ज्यादा पॉलिसीज थी, इतने ज्यादा नियम कानून का पालन करना पड़ता था कि जिसकी वजह से उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता था, है ना। और उनका विकास ना हो पाने की सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट सेक्टर था, उसको विकास करना चाहिए तीव्र गति से, लेकिन वो नहीं कर पाया। प्राइवेट सेक्टर करना चाहता था लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण वो विकास नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन के कारण क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ना तो विकास कर पाया और गवर्नमेंट सेक्टर की तो बैंड बजी हुई थी, तो वो लोग ने भी अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाए। तो आर्थिक उदारीकरण में यानी कॉन्सेप्ट उसका क्या था कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जिन इंडस्ट्रीज के ऊपर अनावश्यक नियंत्रण दैट मींस जो जिन नियम कानून की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे नियम कानून होने के कारण, जैसे लाइसेंस प्रथा थी प्लस रजिस्ट्रेशन था, कंपलसरी था ये सारी चीजें, और ये इनकी सबकी प्रोसेस इतनी मतलब कहा जाए इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि आदमी कर ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं डाल सकता था। वो इंडस्ट्री ना डाल पाने के कारण कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो आर्थिक उदारीकरण की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आर्थिक उदारीकरण अर्थात कि देश के प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो लगे अनावश्यक नियंत्रण हो, नियम हो, कानून हो, उन सभी कानूनों जिनके कारण उनका विकास ना हो पाता हो, तो उन सभी नियम कानूनों में क्रमशः धीरे धीरे कमी की जाए जिससे उनका आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक उदारीकरण। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, ऐसे नियम कानून जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का विकास जो है मंद पड़ता हो या उनके विकास में अवरोध उत्पन्न होता हो, तो ऐसे अवरोधों को दूर करके उनके तीव्र आर्थिक विकास में सहायक बने, इस तरीके की नीतियों को लागू करने का तंत्र अर्थात क्या, आर्थिक उदारीकरण। यानी इसमें करना क्या था कि जिस भी नियम कानून के कारण कंपनी डेवलप नहीं हो पा रही थी, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही थी, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मर्यादा हो, लिमिटेशन हो, चाहे पंजीकरण का या रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस हो या लाइसेंस प्रोसेस हो। काफी सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि बहुत ही बेसिक प्रोडक्शन वाली थी, बेसिक प्रोडक्ट करने वाली थी, लेकिन लाइसेंस प्रथा होने के कारण, लाइसेंस की पॉलिसी होने के कारण हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लाइसेंस मिलना जरूरी था, लाइसेंस लेना जरूरी था, उसके बिना वो काम नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से लाइसेंस की प्रोसेस इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि वो अपना काम चालू नहीं कर पाते थे, तो उनका विकास नहीं हो पाता था। अब कोई कंपनी ऐसी है जो अपनी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहती है लेकिन बढ़ा ही नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि भाई इस कंपनी में तुम इससे ज्यादा पूंजी निवेश नहीं कर सकते। तो जहां पर इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो माल की जो गुणवत्ता है या मटेरियल की जो कॉस्ट है, दोनों में ही क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यानी क्वालिटी डाउन होगी और प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कभी टिक पाएगा नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, कंट्री का जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो डाउन होगी। चलिए, इकोनॉमिक जो हमारा लिबरलाइजेशन था उसका कॉन्सेप्ट हमने समझा। अच्छा, अब इसके कारण हुआ क्या, अब नियम कानून में कमी हुई, यानी देश में जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है, यानी कोई विदेशी कंपनी है अगर भारत में निवेश करना चाहती है तो उसमें थोड़ी छूट दी गई, तो एफडीआई बढ़ा भारत में। दूसरा प्रॉफिट है कि जो विदेश व्यापार में प्रतिबंध लगाया हुआ था उसमें थोड़ी छूट दी गई, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बढ़ा। तीसरा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो एक पॉलिसी थी उसमें थोड़ी छूट दी गई, दैट मींस और भी ज्यादा उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सका, जिससे उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लाभ लेना शुरू किया, तो उनका भी डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर इसके बाद ऐसी कंपनी में लाइसेंस प्रथा, मतलब कुछ जो निजी क्षेत्र थे, जो प्राइवेट, जो कि कहीं ना कहीं 18 क्षेत्र गवर्नमेंट ने अपने अंदर आरक्षित रखे, यानी उन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर कदम नहीं रख सकते, जिसमें रेलवे, परमाणु का क्षेत्र और आप लोगों का सुरक्षा सामग्री बनाने वाले क्षेत्र, दैट मींस क्या, जो डिफेंस के जो आइटम्स हैं, उन सभी आइटम्स को बनाने के अलावा कि दूसरे जो सभी क्षेत्र है, सभी में से लाइसेंस प्रथा दैट मींस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे कंपनी की स्थापना की विधि सरल हो गई और उसकी वजह से छोटी मोटी कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा अस्तित्व में आने लगी।
यानी लोगों को रोजगार मिला नई नई कंपनियां आने से, वो एक प्रॉफिट हुआ। फिर इसके बाद कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन पहले कंपलसरी किया गया था, उस रजिस्ट्रेशन के कंपल्सन को हटा दिया गया। रजिस्ट्रेशन के कंपल्सन को हटाने से वहां पर भी मतलब आप करो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज है, वो सारी चीजें हमें नहीं देखना है यहाँ पर। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि लिबरलाइजेशन होने के कारण इंडिया का ट्रेड जो है काफी डेवलप हुआ है, और कहीं ना कहीं एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ होने वाला जो लेन देन है, व्यापार है, वो थोड़ा बहुत बढ़ा, और वो व्यापार बढ़ने से टेक्नोलॉजी का लेन देन बढ़ा, और कहीं ना कहीं देश का विकास जो है होना शुरू हुआ। दैट मींस कहने का मतलब है कि देश जो है देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में अपनी जो संकुचित विचारधारा है, उस संकुचित विचारधारा से थोड़ा सा निकला। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दैट मींस हिंदी में उसे हम कहते हैं निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन दैट मींस क्या, पहले जैसा कि मैंने बताया 80% पर्टिकुलर कुछ एरियाज में या पर्टिकुलर 80% के जो क्षेत्र थे वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अपने ही क्षेत्र में रखा था। दैट मींस उसमें प्राइवेट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखा था, प्राइवेट सेक्टर उसमें निवेश नहीं कर सकता था, या प्राइवेट सेक्टर उस क्षेत्र में अपनी खुद की कंपनी चालू नहीं कर सकता था। तो हुआ क्या, उनकी एफिशिएंसी घटी, गवर्नमेंट सेक्टर की सही तरीके से काम नहीं हुआ, और वो पर्टिकुलर क्षेत्र क्या होने लगे, लॉस में जाने लगे, या प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम होने लगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखा कि जब प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकता है, प्लस अदर कंट्रीज में जो कि उसके साथ जो है आजाद हुए थे, लाइक चीन, जापान, ये सब चीजें मतलब जो कंट्रीज थी, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तीव्र गति से आर्थिक विकास किया। तो वहां से उन लोगों ने थोड़ी सी सीख ली, और सीख लेने के बाद में ये सोचा कि प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर का मौका देना चाहिए, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। और कहीं ना कहीं सेम सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर को निवेश करने की छूट दी जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर को एक कंपटीशन मिलेगा, एक कॉम्पीट करने वाला मिलेगा, जिससे दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जो टिकेगा वो टिकेगा, और जो नहीं टिक पाया वो क्या हो जाएगा, मार्केट से हट जाएगा। तो ये तरीका अपनाने के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जिन क्षेत्रों में केवल सरकार के लिए आरक्षित रखा था, उन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रवेश करने की छूट दी गई, जिससे निजी क्षेत्र का निजी क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र के साथ कंपटीशन हो, और दोनों ही आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, और बंद होने के कारण गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो लोग हैं उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, दैट मींस उनको भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर जो है यानी प्राइवेटाइजेशन जो है वो तीन तरीके से कर सकती थी गवर्नमेंट, तीन तरीके से कर सकती क्या थी, तीन तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया। अच्छा, सबसे पहला काम तो क्या प्राइवेटाइजेशन किया गया, जो मैंने बताया, ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर सरकार ही सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, तो प्राइवेट सेक्टर भी अब उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। इस तरीके से सुधार की व्यवस्था की गई है ना। जैसे सूचना संचार का क्षेत्र छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र छोड़ दिया गया, जहां पर सिर्फ सरकार ही काम करती थी, अब वहां पर प्राइवेट सेक्टर दिया गया उसको कंपटीशन करने के लिए। पहले प्राइवेट सेक्टर उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, अब प्राइवेट सेक्टर उसमें क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट मींस गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां उस क्षेत्र में अस्तित्व में आने लगी। पहला कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश की छूट नहीं थी, वहां पर प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश की छूट दी जाए। दूसरा जो है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज है जो अभी रनिंग में है, उनमें प्राइवेट सेक्टर का शेयर करना, प्राइवेट सेक्टर को शेयर करना। दैट मींस क्या, वहां पर उसकी जो टोटल जो शेयर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पर्टिकुलर कुछ भाग प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, और फिर मैनेजमेंट अपने पास रखना है, प्राइवेट सेक्टर को रखना है। इस तरीके से दो भाग में और डिवाइड किया है। यानी पहला उसमें से हम देखते हैं कि जहां पर गवर्नमेंट 50% से कम शेयर अपने पास रखे, याद रखिए, जहां पर गवर्नमेंट 50% से कम शेयर अपने पास रखे और 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे दे। अब जाहिर सी बात है, 50% से ज्यादा शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर के पास है तो मैनेजमेंट भी कौन देखेगा, प्राइवेट सेक्टर, है ना, क्योंकि जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वो उसका मैनेजमेंट देखेगा। यानी 50% से कम शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखे और 50% से ज्यादा शेयर जो है कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, और मैनेजमेंट भी किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा तरीका है ना, दैट मींस 50% से कम शेयर अपने पास रखें और ज्यादा शेयर किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को, और मैनेजमेंट भी वही देखेगी, कौन, प्राइवेट सेक्टर। तीसरा इसका ठीक उल्टा, दैट मींस 50% से ज्यादा शेयर कंपनी अपने पास रखे और कुछ शेयर जो है कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, और मैनेजमेंट भी किसके पास रहेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए किसको फायदा होगा, दैट मींस मैनेजमेंट कौन रखेगा,
गवर्नमेंट सेक्टर ही अपना मैनेजमेंट रखेगा। तो तीन तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया। सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट क्षेत्र ने प्राइवेट सेक्टर को निषेध किया हुआ था और रिस्ट्रिक्शंस थे कि उस क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा, तो उस क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की छूट दी गई। दूसरा, 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखे और मैनेजमेंट भी अपने पास रखे और कुछ शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को भेज दे। तीसरा, 50% से कम शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखें और ज्यादा शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को भेज दे और मैनेजमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। तो इस तरीके से जो है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया गया। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की कुछ प्रॉफिट भी देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जिन क्षेत्रों में पहले गवर्नमेंट का ही पूंजी निवेश हुआ करता था यानी उनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें आ जाने से, जिसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल है, एफडीआई डायरेक्ट बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं क्या हुआ, बढ़ा, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने के कारण नियम कानून में कुछ छूट मिली और प्राइवेटाइजेशन होने के कारण पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में जो है कंपनियां अपनी पूंजी निवेश कर सकती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो नियमों में थोड़ा फेरफार होने के कारण कंपनी, विदेशी जो कंपनियां थी या विदेशी जो एफडीआई था, वो एफडीआई में भारत में वृद्धि हुई, तो फॉरेन एक्सचेंज मिला, मतलब पैसे, विदेशी मुद्रा मिली भारत को, फॉरेन करेंसीज मिली, वो एक फायदा हुआ। और फॉरेन मतलब जो करेंसीज इंडिया को मिली, तो उस फॉरेन करेंसीज के कारण क्या हुआ, जो डॉलर और रुपए का जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा बेनिफिट हमको मिला। दूसरा, अब प्राइवेटाइजेशन होने के कारण गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है एक दूसरे की कंपटीशन करने लगे। तो कंपटीशन करने के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर को भी अपनी सुविधा या अपनी जो फैसिलिटी थी, अपनी जो कार्य करने की क्षमता थी वो सुधारनी पड़ी, लाइक बीएसएनएल। क्या है? बीएसएनएल। और वो बीएसएनएल भी जो क्या था, पहले बहुत लॉस में चल रहा था, तो दुनिया भर की कंपनीज आने के कारण रिलायंस, टाटा, रिलायंस हुआ, टाटा डोकोमो और फिर यूनिनॉर, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी कंपनियां आने के कारण कंपटीशन बढ़ा और आज के समय में जो है, जो कंपनी पहले लॉस में जाती थी बीएसएनएल, वो कंपनी आज अच्छा काम कर रही है ना। तो ये एक फायदा हुआ। इसके बाद फॉरेन ट्रेड बढ़ा, क्योंकि कंपटीशन में आने के कारण हम मतलब कंपनियां जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में करने लगी और इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो एक बेनिफिट कहीं ना कहीं कंपनीज को भी मिला और हैवी इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर में लगने लगी और कहीं ना कहीं ट्रेड भी इंडिया का बढ़ने लगा। और प्राइवेटाइजेशन होने के कारण विदेशों की जो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका लाभ भी कहीं ना कहीं इंडिया को मिला और इंडिया के स्पीड की जो मतलब जो आर्थिक विकास की गति है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। अच्छा, लॉस क्या हुआ? लॉस ये हुआ कि जो मोनोपोली का जो एक फैक्टर है, दैट मींस वहां पर कोई बड़ी कंपनी, मान लो अभी कुछ छोटी-छोटी कंपनियां उस क्षेत्र में काम कर रही हैं, एफडीआई डायरेक्ट भारत में आया, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया, विदेशी कोई कंपनी है जिसने उस छोटे-मोटे क्षेत्र, छोटे-मोटे उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के सेम क्षेत्र में कदम रखा। सेम जैसे मान लीजिए, अगर मान लो बोला जाए कि पापड़ बनाने वाली कोई गृह उद्योग है भारत के, है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो उस कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी कंपटीशन देने वाली कॉटेज इंडस्ट्रीज ही थी। लेकिन मान लीजिए कोई एमएनसी कंपनी आ जाए पापड़ बनाने वाली, तो एमएनसी कंपनी क्या करेगी, कम कीमत पे और अच्छी गुणवत्ता का जो पापड़ है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएगी, जिसकी वजह से उनके पास, कॉटेज इंडस्ट्रीज के पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ना हो पाने के कारण या कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो पाने के कारण वो धीरे-धीरे कॉटेज इंडस्ट्रीज धीरे-धीरे क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और उस पर्टिकुलर बड़ी कंपनी का, एमएनसी कंपनी का क्या होगा, मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा। तो छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा नुकसान भी था, बट ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन एक और इसका फायदा जो है, एक और बात इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन किया गया था, उसका उतना बेनिफिट हमें निजीकरण के थ्रू नहीं मिल पाया था जितना हमने सोचा था। ठीक है, सुधार हुआ, लेकिन उतना सुधार नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। Now the last topic of the economic reformation जो 1991 में किया गया था, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ अधिक से अधिक जोड़ने की प्रक्रिया। ग्लोबलाइजेशन का सिंपली मीनिंग है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सिंपली ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहे आउटर या ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, यानी देश का आंतरिक व्यापार जो है वो बढ़े और आंतरिक व्यापार के साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ना चाहिए। अब इंटरनेशनल ट्रेड में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है इंपोर्ट और दूसरा आता है एक्सपोर्ट। और क्योंकि कहीं ना कहीं दो देश जो है व्यापारिक समझौतों में दो तरीके से ही कॉन्टेक्ट में आएंगे, या तो सामान खरीदेगा इंडिया उनसे या तो उनको सामान बेचेगा,
है ना। अब हुआ क्या कि जब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस चालू हुई, दैट मींस हम जो भी वस्तु का माल मतलब हम इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, उन पे छूट होने के कारण हम मतलब जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने देश में आयात कर सकें, जिससे उनकी सभ्यता उनकी टेक्नोलॉजी भी हमें कहीं ना कहीं मिलने लगी। तो ये एक फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं या फॉरेन ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने लगे, वहां की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने लगे, और वहां से की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के कारण हमें काफी सारी चीजें सीखने और जानने को भी मिलती रही। ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण उसको हम कहते हैं। दैट मींस तीनों ही टॉपिक की मैं डेफिनेशन एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब होता है ऐसे नियम कानून जिनके कारण प्राइवेट सेक्टर का विकास नहीं हो पा रहा था या उनके विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, क्रमशः उन नियम कानूनों में कमी की जाए जिससे प्राइवेट सेक्टर के विकास को गति मिले। तो गवर्नमेंट का ये जो 1991 में सुधार किया गया था उसमें ये जो स्टेप था कि नियम कानून में कमी करके प्राइवेट सेक्टर के विकास को गति दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था प्राइवेटाइजेशन। दैट मींस ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर ही प्रवेश कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश करने की छूट नहीं थी, उन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रवेश की छूट दी जाए। तो वो क्या हो, या फिर जो कंपनीज अभी गवर्नमेंट के अंडर में है उनके शेयर्स को कुछ शेयर या ज्यादा शेयर 50% से प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाए, मैनेजमेंट अपने पास रखे या सामने वाले को दे। इस तरीके से जो गवर्नमेंट कंपनीज में प्राइवेट कंपनी के जो शेयर बेचे गए थे उसको जो वो जो रेशियो था, वो जो स्टेप था, वो क्या था, प्राइवेटाइजेशन था। तीसरा था जो हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या था कि ग्लोबलाइजेशन दैट मींस क्या, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की प्रक्रिया। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया जो कि मतलब इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू जुड़ेगा। तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बताना रह गया कि कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री के लिए ज्यादा क्या जरूरी है, इंपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है कि एक्सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें डॉलर में चुकानी पड़ेगी, और डॉलर में चुकाने के कारण क्या होगा, अगर हमारे पास उतने डॉलर है तो ठीक है, और नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से या दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उससे मुझे डॉलर लेना पड़ेगा। दैट मींस मैं डॉलर की डिमांड बढ़ाऊंगा, और जब मैं डॉलर की डिमांड बढ़ाऊंगा तो रुपए की वैल्यू क्या होगी, डाउन। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है, किसी भी वस्तु की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसका रेट भी क्या होता है, बढ़ता है ना। तो क्या जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर हमें उतना ज्यादा मिलेगा, और उसकी डिमांड हमें कम करनी पड़ेगी मार्केट में, तो रुपए भी क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन ये कंडीशन अभी तक भारत उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया है। भारत अभी भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट ज्यादा करता है, और एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता ज्यादा, क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज है, डेवलप्ड जो कंट्रीज है, उनके सामने कंपटीशन में इंडिया इतना ज्यादा टिक पा रहा नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए, और जो कच्चा माल है उनकी कीमत को घटाना है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के सामने क्या है, एक चैलेंज है। अच्छा, अब ये हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग मतलब विदेश व्यापार तो अभी से नहीं, इतिहास से में है कि काफी समय पहले से विदेश व्यापार होता आ रहा है। जब करेंसीज डेवलप थी तब भी, और जब करेंसीज डेवलप नहीं थी तब भी कहीं ना कहीं विदेश व्यापार हुआ करता था। अच्छा, अब विदेश व्यापार में या इंटरनेशनल ट्रेड में काफी सारी कुछ कमियां थी, काफी सारी कमियां थी इवन, जैसे कि उसमें से मुख्य एक कमी थी कि सर्वमान्य मुद्रा के रूप में, दैट मींस इंटरनेशनल जो एक करेंसी थी वो किसमें चुना जाए। जैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपया है, भारत की करेंसी रुपया है, जापान की करेंसी क्या है, येन है ना, क्या कहते हैं आपके अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। तो दैट मींस इतने सारे सब अलग अलग कंट्रीज है जिनकी खुद की अपनी अलग अलग करेंसीज हैं, और वो दूसरे देश के साथ में, दूसरी कंट्री के साथ में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो उनके बीच में लेन देन वाला जो करेंसी होगा वो क्या होगा। तो इसी तरीके से डॉलर को सर्वमान्य मुद्रा के रूप में, इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि डॉलर की वैल्यू में होने वाला जो चेंज था बहुत ही कम था, और ज्यादातर जो कंट्रीज है वो डॉलर ही अपनी इंटरनेट मतलब अपनी करेंसी के रूप में, नेशनल करेंसी के रूप में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, इसीलिए डॉलर को सर्वमान्य मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट किया गया। प्लस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया गया, जिसके कारण, क्यों बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया कि अलग अलग देशों के बीच होने वाला विदेश व्यापार सेफ हो, सिक्योर हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को सुविधा मिले, और उनके बीच अगर होने वाले जो भी विवाद है उन विवादों को सॉल्व करने के लिए WTO की स्थापना 1995 में की गई। और WTO का जो है, WTO की जब से स्थापना हुई थी
डब्ल्यूटीओ की स्थापना से ही भारत जो है डब्ल्यूटीओ का एक बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर में। तो एडवांटेज की क्यों स्थापना की गई वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि अलग अलग देशों के बीच होने वाला जो विदेश व्यापार है वो विदेश व्यापार सही ढंग से बना रहे, एक नियम कानून के तहत चलता रहे और जो भी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज उस डब्ल्यूटीओ की बनाई गई विदेश व्यापार की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालन करती है। और अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो डब्ल्यूटीओ के सदस्य डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में उसको डिस्कस करके उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, अब भारत के ऊपर उसका क्या असर पड़ा? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना क्यों की गई, जिससे विदेश व्यापार में सरलता रहे, एक विदेश में सर्वमान्य मुद्रा के रूप में उसकी स्थापना की गई डॉलर की। फिर इसके बाद एक और इसका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या कह सकते हो? और कि जो विदेश व्यापार के बीच में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनको हटाया गया। कोई भी कंट्री है अगर मान लो दूसरी कंट्री के साथ में मान लीजिए माल मंगा लिया, इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अब पैसा नहीं चुकाया, तो इस तरीके के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ ने की स्थापना की गई थी। वही उसका क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था। कार्य भी उसी में आ गया कि अलग अलग देशों के बीच संबंध बना करके रखना, नीति नियम गाइडलाइन निश्चित करना और जो भी डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रकाशित करना और जो भी उसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके रखना जिससे उन लोगों के बीच में कोई भी मतभेद ना हो। अगर मान लीजिए कोई मतभेद होता भी है तो उसका निराकरण किया जाए। अच्छा, लास्ट टॉपिक आज का इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कि डब्ल्यूटीओ का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना से लेकर के आज तक डब्ल्यूटीओ का एक बहुत ही एफिशिएंट कैंडिडेट रहा है, एफिशिएंट उसका सदस्य रहा है और उसका भी भारतीय इकोनॉमी में काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला है क्योंकि एक मार्केट मिल गया। सबको पता चला, जो भी डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश थे उन सभी को पता चला कि सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण सभी को सबकी क्या कहते हैं एफिशिएंसी पता है, सभी को पता है कि किस कंट्री की कौन सी डिमांड कौन सी कंट्री पूरी कर सकती है, तो सभी एक दूसरे की डिमांड को पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी काफी बल मिला है। तो यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन काफी सारा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर आज यही खत्म करते हैं और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा क्योंकि यही हमारा जो है कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा है आप लोगों की तरफ से। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए जिससे जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर किसी एक जगह पर ना रुकी रहे और सभी लोगों तक ये जो ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।